बाघ जैसा खूंखार और शेर जितना बलशाली, जिसकी भुजाओं में ऐसी ताकत कि दुश्मनों की सांसें थम जाएं। जिसके कदम पड़ते ही रणभूमि में दुश्मनों की रूह तक कांप उठती थी। वो था महान आहूला का बेटा कायाना। कहानी 18वीं शताब्दी के हवाई आइलैंड की है। उस दौर में वहां 4 प्रमुख साम्राज्य थे, ओआहू, माउई, कुवई और हवाई। वो चारों साम्राज्य कभी एकजुट हुआ करते थे, लेकिन धूर्त मुखियाओं और उनके अलग अलग देवताओं में श्रद्धा रखने वाले लोगों ने उन्हें बांट दिया। तब से वे एक अंतहीन युद्ध के चक्र में फंसे हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहीं माउई साम्राज्य का सेनापति कायाना अब इन खून खराबों से अलग होकर कुवई में अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा है। खान पान के लिए वे विशालकाय मछलियों का शिकार करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में उथल पुथल उस वक्त शुरू हो गई जब माउई साम्राज्य के राजा काहेकिली का शाही दूत उनके द्वीप पर आया। कुवई के राजा बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहते थे। 3 साल पहले जब कायाना ने उनसे शरण मांगी थी, तब उसने वचन दिया था कि उन्हें माउई साम्राज्य से कोई समस्या नहीं होगी। अब उस वादे को निभाने की बारी थी। राजा काहेकिली का शाही दूत एक पैगाम लेकर आया था। वैसे तो वो अपनी सेना के भगोड़ों को ढूंढकर खत्म कर दिया करते थे, लेकिन राजा काहेकिली के फरमान के चलते कायाना अभी भी अपने पैरों पर जिंदा खड़ा था। काहेकिली ने कायाना को कल अपनी परिषद में बुलाया था। साथ में वो धमकाते भी गए कि शाही दूत की बात अनदेखा करने पर जीभ काट ली जाती है। अगर वो भागा तो फिर से उसे ढूंढ लिया जाएगा और इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कायाना के 2 और भाई थे, नमाके और नाही। कायाना की पत्नी का नाम था कुपोही। कुपोही की छोटी बहन हेके की शादी नाही से हुई थी। अगली सुबह वे नाही को घर की निगरानी के लिए छोड़कर माउई के सफर पर निकल पड़े। वहां तट पर पहुंचे तो काहेकिली का बेटा पहले से उनका राह देख रहा था। वे उनको राजा के पास ले गए। वहां कायाना का स्वागत उस पर लकड़ी के भाले से हमला करके किया गया। एक भगोड़े सेनापति के लिए भला इससे अच्छा स्वागत क्या हो सकता था। उसके और राजा काहेकिली के परिषद के बीच एक भाला चलाने वाला पहलवान तैनात था, जिसके बारे में चर्चा थी कि उसके भालों से बचकर कोई भी राजा तक नहीं पहुंच सकता। अब वो कायाना को चुनौती देने लगा कि आगे आकर तो दिखा। राजा भी यही चाहता था, इसलिए कायाना ने अपने पंखों वाला चोंगा उतारा और उसके भाले से बचते हुए उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और आखिरकार कायाना ने उसे धूल चटा दी। फिर वो राजा के सामने नतमस्तक होकर एक तोहफा पेश किया। राजा ने उसे स्वीकार किया और चाहा कि कायाना वापस अपनी पदवी संभाल ले, लेकिन कायाना ने विनम्रता से इनकार कर दिया। तब राजा ने उसे याद दिलाया कि उसके पिता, जो राजा काहेकिली के चचेरे भाई थे, मरते दम तक उनकी सेवा में रहे थे। वही जुनून और वही लड़ने की काबिलियत कायाना के अंदर भी थी, लेकिन उसने उन्हें मझधार में छोड़ दिया। परिषद में बैठक हुई जहां कायाना ने सवाल उठाया कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो बात ऐसी थी कि उनके साम्राज्य पर भारी संकट मंडरा रहा था। उनके गुप्तचरों ने खबर दी थी कि ओआहू का युवा राजा हाहाना उन पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसके पास माउई साम्राज्य से दुगनी फौज है। माउई के भविष्य दृष्टाओं ने भी भविष्यवाणी करके चिंता बढ़ा दी थी। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक उनके लोग ओआहू के शासन में गुलाम बनकर रहेंगे। लेकिन कायाना का भाई नमाके समझ नहीं पा रहा था कि ओआहू का युवा राजा हाहाना उन पर हमला क्यों करेगा, क्योंकि उसने तो हमेशा राजा काहेकिली के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वो राजा काहेकिली का प्रशंसक था, जिस पर काहेकिली के बेटे प्रिंस कुपुले ने बताया कि ओआहू का मुख्य पुरोहित बहुत खतरनाक शख्सियत है। उसने युवा राजा के दिमाग में जहर घोल दिया है। कुछ भी हो, कायाना खून खराबों से दूर हो चुका था और वो इस युद्ध में उनका साथ देने को राजी नहीं हुआ। फिर भी राजा ने उसे आज रात यहीं रुकने और सोचने विचारने का समय दिया। इस बात को लेकर तीनों भाइयों में कलह भी हुई, क्योंकि वे पहले भी एक बार उसकी सेना छोड़कर उसे चुनौती दे चुके थे। इस बार वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर कायाना ने कहा, मैं उस भटके हुए राजा के लिए दोबारा कभी नहीं लड़ूंगा, जिसकी वजह से हजारों मासूमों की जान गई थी। कल सुबह हम वापस कुवई लौट जाएंगे। सुबह जब कायाना की नींद खुली तो राजा काहेकिली उससे मिलने आए हुए थे, बिल्कुल अकेले। उन्हें कायाना से क्या डर, वो तो उनके ही वंश का बच्चा था। वे उसे उसके पिता की हड्डियों के पास ले गए, जिनका ओआहू के सैनिकों ने अपमान किया था। यह देखकर कायाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल ओआहू के मुख्य पुरोहित ने युद्ध की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए एक दुश्मन मुखिया की हड्डियां मंगवाई थीं। काहेकिली के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे उनकी हड्डियों का अपमान कर चुके थे। यहाँ राजा ने उस प्राचीन भविष्यवाणी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था, पंखों वाला चौगा ओढ़े एक तारा एक महान राजा के उदय का संकेत देगा, जो चारों साम्राज्यों को एकजुट करेगा।
वे पीढ़ियों तक इंतजार करते रहे और आखिरकार वह तारा दिखा। उसी रात क्याना का जन्म हुआ था। उन्होंने सालों तक इंतजार किया, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं आया। अब काहेकिली को लगता है कि कायाना ही पंखों वाला चोगा ओढ़े वह तारा है और काहेकिली वह राजा है जो चारों साम्राज्यों को एकजुट करेगा। उस दिन कायाना और उसके भाइयों ने पिता की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया और कसम खाई कि उस पुरोहित को इसकी कीमत चुकानी होगी। कायाना के पास एक रणनीति थी जिसके जरिए वह बहुत कम खून खराबे में भी ओआहू को जीत सकता था। इसके तहत राजा को वहां के तट के करीब अपनी सेना ले जानी थी ताकि घबराकर ओआहू की सेना तट की रक्षा के लिए इकट्ठी हो जाए, लेकिन हमला नहीं करना था। इस बीच कायाना पूर्वी गढ़ पर हमला करके पुरोहित को हिरासत में ले लेता। मंदिर पर कब्जा होते ही युवा राजा आत्मसमर्पण कर देता। यह एक अच्छी रणनीति थी। फिर क्या था, वे युद्ध के लिए रवाना हो गए। कायाना की एक फौजी टुकड़ी ने पूर्वी गढ़ पर हमला कर दिया। उधर से भी लोग लड़ने के लिए आए और देखते ही देखते तट जंग के मैदान में बदल गया। दुश्मनों पर भाले बरसाए गए, गुलेल से हमले हुए, दोनों तरफ से जमकर लड़ाई हुई और आखिरकार तट पर कायाना की सेना ने कब्जा कर लिया। अब पुरोहित को हिरासत में लेने की बारी थी, लेकिन मंदिर से पहले जंगल था जहां दुश्मन घास में छिपकर बैठे थे। वे अचानक उन पर टूट पड़े, लेकिन उन्हें संभाल लिया गया। कुछ लोग पेड़ों पर भी घात लगाए बैठे थे, उन्हें भी चुन चुन कर खत्म किया जा रहा था। उन्हीं घासों के अंदर एक महिला मिली जो अपने बच्चों को लेकर छिपी थी। कायाना ने उन्हें नजरअंदाज किया क्योंकि वह मासूम लोगों की जान नहीं लेता था। तभी नमाके की नजर उनकी लकड़ी के भाले पर पड़ी। पता चला कि वह भाला तो खेत की खुदाई करने वाला औजार था। वे सारे के सारे योद्धा नहीं बल्कि किसान थे। जब तक भूल का एहसास हुआ, देर हो चुकी थी। राजा अपने यश के नशे में इतना चूर था कि तट पर कदम रखते ही एक बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इसी तरह की बेवकूफियों के चलते कायाना ने उसकी सेना छोड़ी थी। इतना ही नहीं, उसने मंदिर के सारे लोगों को खत्म करने के आदेश दे दिए, जबकि यह पनाह का मंदिर था और वहां कोई योद्धा नहीं बल्कि शरणार्थी थे। इधर कायाना वगैरह जब तक भागकर मंदिर पहुंचे, वहां लाशें बिछ चुकी थीं। युवा राजा हाहाना भी उनके कब्जे में आ चुका था। मरने से पहले उसने राजा से कहा, मैं तो आपके जैसा महान राजा बनना चाहता था और आपसे वफादार रहने की कसम भी खाई थी। फिर आपने मेरे राज्य पर हमला क्यों किया? काहेकिली ने जवाब देने के बजाय उसे खत्म कर दिया। कायाना से एक बार फिर भारी भूल हो चुकी थी। काहेकिली ने अपने बेटे कुपुले तक से झूठ बोला था कि ओआहू उन पर हमला करने वाले हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। यहाँ तक कि कायाना के पिता की हड्डियों के साथ अपमान वाली बात भी झूठ थी। उसी रात कायाना ने प्रण लिया कि अब वह काहेकिली की सेना का नेतृत्व कभी नहीं करेगा, चाहे इसके लिए जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। वह अपने परिवार को लेकर वहां से भागने के फिराक में था, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। दूसरी तरफ राजा काहेकिली की जो बहन थी, उसके अलग ही मसले चल रहे थे। वह काहेकिली से अलग थलग होकर माउई साम्राज्य के काउपो तट पर रहती थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। उसी तट पर कुछ लोगों को हवाई साम्राज्य की एक नाव दिखी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हवाई के योद्धाओं ने उन्हें खत्म कर दिया। यह हवाई का कोई मुखिया था जो अपनी बेटी काहुमानू को लेने आया था। वह जाकर राजा काहेकिली की बहन से मिला, जो उसकी धर्मपत्नी थी, और बताया कि काहेकिली ने बेवजह ओआहू पर हमला कर दिया है, इसलिए उनके द्वीपों पर युद्ध छिड़ने वाला है। जल्द ही माउई के तटों से आवाजाही बंद कर दी जाएगी। उससे पहले वह उन्हें अपने साथ हवाई साम्राज्य ले जाने आया था, लेकिन काहुमानू की मां ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो वह अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, ऊपर से वह काहेकिली की बहन थी। वैसे भी हवाई साम्राज्य वाले उसे नहीं अपनाते, पर मोकू ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। वह अपनी बेटी काहुमानू का रिश्ता हवाई के एक मुखिया से तय करके आया था, जो उन्हें वहां बसाने में मदद करने वाला था। लेकिन अपनी मां की तरह काहुमानू भी नहीं जाना चाहती थी। मोकू के लिए यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं था। तब उसकी पत्नी ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं काहुमानू को मनाकर भेज दूंगी। जिसके बाद मोकू हवाई वापस लौट गया। दूसरी तरफ ओआहू में लाशों के ढेर लग चुके थे। अपने पिता के इस करतूत से प्रिंस कुपुले भी नाराज था, लेकिन उसका पिता तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक वह भविष्यवाणी को सही न कर दे। इधर कायाना का परिवार सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी राजा ने कायाना को मंदिर में आने का बुलावा भेजा। वहां जाने से पहले उसने अपने भाइयों को समझाया कि आगे उन्हें क्या करना है। इसके बाद राजा का शाही दूत उसे मंदिर तक छोड़कर राजा को बुलाने चला गया। जब राजा आए तब तक पूरा मामला बदल चुका था। पहरेदारों को मारकर कायाना और उसका परिवार रफू चक्कर हो चुका था। छुपाए गए पहरेदारों की लाशें देखकर राजा आगबबूला हो उठा और आदेश दिया कि 8 समुद्र छान मरो। पर उनके दूत के रहते उन्हें भटकने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि कायाना की पत्नी कुपोही की बहन हेके फिलहाल माउई में है, इसलिए वह उसे लेने वहीं गए होंगे। इस बार राजा ने कोई रहम नहीं बरता और सीधा कायाना को मारकर उसकी हड्डियां मांग ली।
क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उसकी हड्डियों में समाई शक्ति से मतलब था। उस समय के लोग मानते थे कि योद्धाओं की सारी शक्तियां उनकी हड्डियों में होती हैं। अगर देर हुई तो कायाना को ढूंढने में उन्हें फिर से 2-4 साल लग जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सका वे माउई के लिए रवाना हो गए। इधर समंदर का मौसम विकराल रूप ले चुका था। कायाना और उसके भाई ताबड़तोड़ चप्पू चला रहे थे, क्योंकि रुकना नहीं था। अगर रुके तो मरे। तभी कड़कती बिजली के प्रकाश में एक विशाल जहाज दिखाई दिया। इस खतरनाक मौसम को पार करके कायाना और उसका परिवार घर पहुंचा, लेकिन हेके घर पर थी ही नहीं। उसकी चीजों को देखकर अनुमान लगाया गया कि शायद इस समय वह घाटी में होगी। इधर तब तक प्रिंस कुपुले अपनी पूरी पलटन लेकर तट पर आ चुका था। कुछ पल बाद कायाना को अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। वह उस ओर गया तो प्रिंस कुपुले का एक आदमी सामने था। कायाना को देखकर वह अपने लोगों को चिल्लाया तो एक झटके में कायाना ने उसकी बोलती बंद कर दी। हालांकि तब तक उसके लोग उसकी आवाज सुन चुके थे। इसके बाद तो जैसे प्रिंस कुपुले की पूरी पलटन कायाना के पीछे पड़ गई। कायाना उन्हें अपने परिवार से दूर ले गया ताकि वे सुरक्षित भाग सकें, लेकिन ना ही भागने के बजाय कायाना की मदद करना चाहता था। पर कुपोही ने समझदारी दिखाई और वे हेके को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि अगर वे लड़ने जाते तो मारे जाते। उधर कायाना भागते भागते दुश्मनों की आंखों से ओझल हो गया। किस ओर गया उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था, इसलिए वे 2 दिशाओं में बंट गए। दूसरी तरफ वह विशाल ब्रिटिश जहाज माउई के तट पर आ पहुंचा था। उस पर सवार ब्रिटिश नाविक भूख प्यास से बदहाल थे, क्योंकि तूफान में फंसकर वे भटक गए थे और उनका राशन पानी आवश्यकता से ज्यादा खर्च हो चुका था। बिना राशन पानी के वैसे भी वे समंदर में मर जाते, इसलिए उन्होंने इस खतरनाक माउई आइलैंड पर आने की जहमत उठाई, जबकि वे जानते थे कि सालों पहले कप्तान कुक के यहाँ आने के बाद क्या हश्र हुआ था। दूसरी तरफ काफी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार काहूमानू हवाई के मुखिया के साथ शादी करने के लिए मान गई, क्योंकि अपने नाना से छिपकर रहने से अच्छा उसके लिए यही सही था। इधर हेके गाना गुनगुनाते गुनगुनाते घाटी में हल्दी की बुआई कर रही थी। तभी उसकी बहन उसे लेने आ गई और फिर उसे पूरा मामला समझाया गया। कायाना को उसके दुश्मन ढूंढ चुके थे और अब उनके बीच कुछ दूरी का फासला बचा था। तभी एक ने दूर से ही उस पर गुलेल से वार किया, जो जाकर उसके सर पर लगा। वह गिर पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां बड़े बड़े घास फूस थे, जिनके बीच वह छिप सकता था। छिपते छिपते आगे उसे एक सुअर मिला और वहीं कुछ दूरी पर उसका बच्चा भी चारा चर रहा था। कायाना ने सुअर के बच्चे को दबोचा और बड़ी फुर्ती से दुश्मनों की तरफ उछाल दिया, जिससे सुअर के बच्चे की मां भड़ककर उन पर हमला करने लगी। एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, जिसका फायदा उठाकर कायाना बच निकला। आगे चलकर उसे एक गुफा मिली, जिसमें एक सुंदर लड़की थी, काहूमानू। कायाना को घायल देख वह मदद के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजा के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और अगर वह उसकी मदद करेगी तो राजा के लोग उसे भी मार देंगे। लेकिन काहूमानू पीछे नहीं हटी और उसे ऐसी जगह ले गई जहां राजा के लोग ढूंढ नहीं सकते थे। वहां आराम मिलते ही वह फुफकार मारकर सो गया। इधर प्रिंस कुपुले के लोग कायाना को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे, लेकिन हार मानकर वापस लौटने को भी तैयार नहीं थे। कुछ घंटे बाद जब कायाना सोकर उठा तो काहूमानू ने उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि राजा के लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और उसके बांह पर राजवंश का पारिवारिक प्रतीक क्यों है। तब कायाना ने उसे सारी बात बताई और पूछा, तुम कौन हो जो राजवंश के प्रतीक के बारे में जानती हो? काहूमानू ने बताया कि वह राजा काहेकिली की बहन की बेटी है, लेकिन कायाना को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह शाही घराने के सभी लोगों से भली भांति परिचित था। इस पर काहूमानू ने बताया कि उसका जन्म ऐसी ही किसी गुफा में हुआ था और वह बचपन से लेकर अब तक अपने नाना से छिपती आ रही है। असल में उसकी मां ने दुश्मन साम्राज्य हवाई के एक मुखिया से प्रेम विवाह कर लिया था। अगर यह बात राजा काहेकिली को पता चलती तो वह उन्हें खत्म करवा देता। इसी डर से वह आज भी गुफा में छिपकर अपना जीवन गुजार रही है। 24 घंटे गुफा में बिताने के बाद जब कायाना थोड़ा ठीक हुआ तो अपने परिवार को ढूंढने निकलने लगा। तभी काहूमानू ने कहा, मुझे हवाई ले जाने के लिए एक नाव इंतजार कर रही है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा परिवार मेरे साथ हवाई में शरण ले सकते हो। फिर क्या था, दोनों घाटी की ओर निकल पड़े। उसी रास्ते पर ब्रिटिश नाविक फल, पानी वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। तभी उनका एक आदमी जो थोड़ी दूर हल्का होने गया था, पीछे से प्रिंस कुपुले के लोगों के निशाने पर आ गया। उन्होंने उस पर वार किया, उसे बेहोश किया और उसका पिस्टल छीन लिया। उधर कायाना और ब्रिटिश नाविकों का आमना सामना हो चुका था। मार्ली नाम का एक नाविक तुरंत कायाना पर गण तान देता है। कप्तान ने उसे बंदूक नीचे करने का आदेश दिया, लेकिन मार्ली अड़ियल किस्म का आदमी था। इस बीच काहूमानू समझ गई कि ये लोग कष्ट में हैं और यहाँ खाना पानी की तलाश में आए हैं। कायाना व्यंग्य से कहता है, तो फिर वो चूहे की शक्ल वाला आदमी मेरी तरफ डंडी क्यों ताने खड़ा है? जैसे ही उसने चाकू हाथ में लिया,
मार्ली ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन कप्तान के समय रहते हस्तक्षेप के कारण गोली निशाने से चूक गई। बस उसकी इसी एक गलती ने पूरे आइलैंड को उनके पीछे लगा दिया। अब एक ही रास्ता था, किसी भी तरह यहां से निकलना। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, पीछे से प्रिंस कुपुले का एक आदमी आ धमका। कायाना ने बिना वक्त गंवाए चाकू फेंका और उसे खत्म कर दिया। उसके पास झोन का पिस्टल देख ब्रिटिश फौरन भाग निकले। दूसरी तरफ प्रिंस कुपुले गोली चलने की आवाज की दिशा में भागता हुआ आ रहा था। वो कभी भी वहां पहुंच सकते थे, इसलिए कायाना ने अपनी एक निशानी काहुमानू को देकर कहा, घाटी में खेतों वाली जगह मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम ये मेरी पत्नी कुपुओही को देना, वो सब समझ जाएगी। अगर कायाना ऐसा नहीं करता तो प्रिंस कुपुले तट पर पहुंच जाएगा, फिर कोई भी इस तट से भाग नहीं पाएगा। इधर नाही के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो कायाना को ढूंढने जाने के लिए व्याकुल हो रहा था, पर छोटा भाई उसे जाने नहीं दे रहा था, जिसे लेकर दोनों भाइयों में मारामारी हो गई। यहाँ तक कि कुपुओही ने नाही के गर्दन पर छुरा तक रख दिया। तभी काहुमानू आ धमकी। फिर उसने कायाना की निशानी देकर पूरी बात बताई। कुपुओही को पूरा भरोसा था कि कायाना उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए वो हवाई जाने के लिए मान गए। नाव पर बैठते समय उन्हें एक ब्रिटिश मिला जो अपने लोगों से बिछड़ चुका था। काहुमानू उसे अपने साथ ले गई, जबकि दूसरी तरफ कप्तान उसकी राह देखते देखते नाव पर सवार हो गए। इधर कायाना दुश्मनों को बहकाकर तट से काफी दूर ले गया। भागते भागते जमीन कम पड़ गई। अब एक तरफ प्रिंस कुपुले के लोग तो दूसरी तरफ खाई था। फिर हुआ महासंग्राम। एक अकेले पर दर्जनों हमला कर दिए, पर खूंखार कायाना को बस में करना इतना आसान भी नहीं था। जो भी उसके करीब जाता वो उसे चीर फाड़ डालता। काफी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार वो उसे घुटनों पर ले आए। फिर जैसे ही राजा के दूत ने उसे खत्म करना चाहा, उसने एक बार फिर पलटवार किया और दूत को ढाल बनाकर खाई में कूद गया। ये जगह जमीन से इतनी ऊंचाई पर थी जहां से गिरने के बाद बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए प्रिंस कुपुले ने लाश ढूंढने का हुक्म दिया। जब कायाना की आंख खुली तो वो ब्रिटिश जहाज पर था। उसने वहां कहकम मचा दिया। दानव जैसे आदमी को कंट्रोल करना उनके लिए आसान काम नहीं था। कायाना फौरन भागकर डेक पर गया तो देखा कि वह माउई आइलैंड से काफी दूर आ चुका था। कप्तान उसका सामान लौटा दिए और बोले कि अगर हमने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम मर जाते। एक बार तुमने हमारी जान बचाई और एक बार हमने, हिसाब बराबर हुआ। अब कायाना को उनके साथ रहना है या फिर वो उसे कहीं ले जाकर छोड़ दें, ये उसकी मर्जी थी। 1 साल बाद अलास्का में कहीं। इन बीते 1 सालों में टोनी और कायाना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। टोनी प्रत्येक दिन उसे गन के पार्ट्स के बारे में बताता और अंग्रेजी बोलना सिखाया करता था। जल्द ही उसने बंदूक चलाना और शिकार करना भी सीख लिया। दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार हवाई के किसी तट के किनारे अपना घर बसा चुका था। उनके साथ जॉन भी था, जो वहां के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता था। कुपुओही उदास रहती थी, लेकिन कहीं न कहीं मन में उम्मीद भी थी कि कायाना एक दिन वापस जरूर लौटेगा। उधर समय के साथ साथ माउई साम्राज्य और ताकतवर होता जा रहा था। उस लड़ाई के बाद ओआहू के काफी सारे मुखिया काहेकिली के सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी मुखिया थे जो काहेकिली को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। उन्हीं में से एक था महान काकुहिहेवा का वंशज हेकुहोकू। उसने काहेकिली को जहर देने के लिए अपने गुप्तचर को भेजा था, लेकिन अफसोस वो पकड़ा गया और अब हेकुहोकू का भेद खुल चुका था। देखते ही देखते राजा के लोग उन्हें घेर लिए, लेकिन हेकुहोकू घुटने टेकने को राजी नहीं था। जैसे ही उसने अपने परिवार को संकट में देखा, उसने राजा से वफादार रहने की कसम खा ली, पर राजा ने किसी को नहीं बख्शा और उनका जहर उन्हीं को पिलाकर खत्म करवा दिया। काहेकिली की क्रूरता की कहानियां हवाई के राजा तक जा पहुंची थीं। राजा मरने के कगार पर थे और समझना चाहते थे कि अगर उन पर हमला हुआ तो उनके मुखियाओं की रणनीति क्या होगी। क्या वो उनके मरने के बाद अपने नए राजा का समर्थन करेंगे? कामेहामेहा ने हामी भरी और बताया कि जब राजा का बेटा केउवा गद्दी पर बैठेगा तब भी वे उसका साथ देंगे और मिलकर उस सन की राजा का सर कुचल देंगे। इधर मुखिया मोकू की बेटी काहुमानू इन बीते 1 साल में जॉन से काफी हद तक अंग्रेजी बोलना सीख गई थी। फिर वो दिन आया जब उसकी शादी मुखिया कामेहामेहा से करा दी गई। दूसरी तरफ कायाना भी अपने परिवार के पास लौटने का मन बना चुका था। जैम्बोआंगा उसका आखिरी ट्रेड था, जिसके बाद कप्तान उसे माउई पहुंचाने का वादा किए थे। वहीं मार्ली आज तक समझ नहीं सका था कि कप्तान उसे पानी से बचाकर शिप पर क्यों लाए थे, क्योंकि उसका मानना था अगर यही मौका उन जंगलियों को मिलता तो वे मार देते। अगर मार्ली कप्तान होता तो उसे कब का मार चुका होता। इस बात को लेकर उसके और टोनी के बीच बहस भी हो गई, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत भयावह होने वाला था। 2 दिन बाद वे स्पेनिश ईस्ट इंडीज के जैम्बोआंगा तट पर पहुंच गए। कायाना ने शिप पर काम करके काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वो गन्स खरीदने वाला था, और वो भी बहुत सारी। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को पूरी बटालियन के लिए गन्स नहीं बेच सकते थे। ये वाकया एक औरत देख रही थी। वो उनका पीछा करने लगी,
टोनी अय्याशी करने चला गया और तभी एक पियक्कड़ ने कायाना से बदतमीजी करने की कोशिश की। उससे पहले ही उसने उसे पटक दिया। मौका देखकर वो अनजान महिला कायाना से मिली। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, माओई का एक मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? कायाना भी हैरान हुआ कि आखिर वो उसको कैसे जानती है। उस महिला का नाम था वेने और वो बहुत सालों पहले हवाई छोड़कर यहाँ आ गई थी। यहाँ उसका ऐसे गण स्मगलर्स से परिचय था जिनसे वो कायाना को जितनी गन्स चाहे दिला सकती थी, लेकिन इसके लिए कायाना को उसका एक काम करना होगा। वो उनके कप्तान से मिलना चाहती थी। उसके पास एक गजब का मास्टर प्लान था जिससे वो बहुत अमीर बन सकते थे। चंदन की लकड़ी का व्यापार। ये लकड़ी इतनी दुर्लभ थी कि चीन और यूरोप में इसे इसकी कीमत से 5 गुना अधिक दाम पर बेचा जा सकता था। रही बात चंदन की लकड़ी की, तो हवाई के द्वीपों के पहाड़ तो इससे भरे पड़े थे। अगर कायाना वहां के मुखियाओं को चंदन के व्यापार के लिए मना लेता तो वे इतने अमीर हो जाते कि कोई सोच भी नहीं सकता। कप्तान को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन उनके पास एक ही जहाज था। वो ईस्ट इंडिया से कैसे मुकाबला करेंगे? वेने ने इसके बारे में भी सोच रखा था। ईस्ट इंडिया को नहीं पता कि उनके छोटे द्वीप कहाँ हैं, तो वो उनकी नजरों में आए बिना ये व्यापार कर सकते थे। लेकिन कायाना इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो गोरे लोगों को अपने तट पर किसी हाल में नहीं ले जाना चाहता था। फिर भी वेने हार नहीं मानी और मार्केट के बीच ले जाकर उसे कुछ गुलामों को दिखाया। कभी ये लोग गुलाम नहीं बल्कि यहाँ के निवासी हुआ करते थे। फिर स्पेनिश लोग आए और उनसे सब छीन लिया। वो दिन दूर नहीं जब वे हवाई आइलैंड को भी ढूंढ लेंगे। फिर वो चंदन का व्यापार करेंगे और वहां के लोगों को उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदूकों के आगे उनके लकड़ी के भाले क्या ही कर पाएंगे। इससे बचने का एक ही उपाय था, समय रहते उन्हें इस कारोबार को नियंत्रित करना होगा, ताकि इससे पैसा बने जिससे हथियार खरीदकर वो अपने द्वीपों की हिफाजत कर सकेंगे। अगली सुबह मर्ली की मुलाकात एक कप्तान से हुई। कप्तान ने सोचा वो काम मांगने आया है, मगर मर्ली ने कान खड़े कर देने वाली बात कह दी। प्रशांत महासागर में ऐसे द्वीप हैं जहां आज तक किसी ईसाई ने कदम नहीं रखा। जो उन पर कब्जा करेगा वह अलास्का से कैंटान तक के समुद्री रास्तों का मालिक बन जाएगा। उसी रात मार्ली ने अपने जहाज के कप्तान के पीछे एक तवायफ लगा दी ताकि वह उसी में व्यस्त रहे। इस बीच टोनी की नजर मार्ली पर ही थी। उसे कुछ अजीब लगा तो वह मार्ली के पीछे पीछे अपनी शिप पर गया। वहां उसने देखा कि कप्तान के टेबल पर एक नक्शा खुला था जिसमें हवाई के सारे द्वीप चिन्हित थे। खतरा भांपते ही उसने मार्ली पर बंदूक तान दी, लेकिन वह वहां अकेला नहीं था। पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी। फिर मार्ली ने पहले का सारा गुस्सा उस पर उतार दिया, लेकिन वे उसे जान से नहीं मार सकते थे क्योंकि वह उनके लिए काफी कीमती था। उन्होंने उसे बेहोश किया और ले गए। इस बीच मार्ली नक्शा चुरा लिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, कमेंट में बताओ। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड हैं, जिनमें से हमने 3 कवर कर लिए। चौथा इसी फ्राइडे आएगा, यानी हर फ्राइडे एक नया एपिसोड।